नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट सेकंड पेपर शिक्षा शास्त्र में आज थर्ड यूनिट शिक्षार्थी एवं अधिगम प्रक्रिया में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम अधिगम ज्ञानार्जन के नियम तथा सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस है अधिगम ज्ञानार्जन के नियम तथा सिद्धांत। देखिए, इस यूनिट को जो है हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको ये यूनिट ज़्यादा लंबी ना लगे और आप कभी भी इसे देख सकें। ठीक है, तो इसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए इसे, अधिगम के व्यवहार परक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सिद्धांत, अधिगम सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक सक्षमता, सामाजिक संज्ञान की संकल्पना, सामाजिक संबंध तथा सामाजिकरण के लक्ष्यों की समझ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम आज क्लियर करेंगे। पहले पढ़ते हैं अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, अधिगम क्या है? अधिगम सीखना या व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में किसी कारण से भी कुछ सीखने से या कोई कार्य करने से परिवर्तन आता है तो वो अधिगम लर्निंग कहलाता है। ठीक है, सर्टेन, नार्थ, स्ट्रेंज और चैपमैन के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या बताया है सीखना को? इसमें इन्होंने एक प्रोसेस या प्रक्रिया बताया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप, यानी हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ अनुभूतियां करनी पड़ती है, यानी हमारे मानसिक रूप से ऐसी कुछ बातें जो है हमारे दिमाग में आती हैं जिससे कि हम और उस प्रैक्टिस के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी जगह पर गए हैं और हमारी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगी है ना, तो हम अपने मन में सोचेंगे कि इसको हमारी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आगे से हम उस बात को नहीं बोलेंगे, है ना। तो वो हो गई अनुभूति। हमने एक अनुभूति की कि किसी व्यक्ति को हमारी ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अभ्यास क्या है? किसी भी काम को करने के लिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद हम उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं तो वो होता है अभ्यास। ठीक है, इन दोनों चीजों के द्वारा जब हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन होता है, तो उसे सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है मार्गन, किंग, विज तथा स्कॉपलर के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप, सेम ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत सेम चीज कही गई है, स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ठीक है, सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। नेक्स्ट है अधिगम के स्वरूप क्या क्या हैं। स्वरूप या प्रकृति जो होती है वो सेम होती है, जो कि डेफिनेशंस के आधार पर निकाली जाती है। देखिए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं, ये चीज बताई गई। व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में परिवर्तन स्थायी और अपेक्षाकृत होता है। ठीक है, व्यवहार में अपेक्षाकृत और स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या है अब ये सीखने की विधियां कौन कौन सी हैं? पहली है अविराम विधि और विराम विधि। अविराम का मतलब क्या है? जब हम किसी काम को बिना रुके करते हैं। ठीक है, यानी हम लगातार किसी कार्य को करते जाएं उसे सीखने के लिए, तो होता है वो अविराम विधि। विराम विधि का मतलब ये है जब हम किसी काम के बीच में एक पॉज ले लेते हैं या मतलब थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, उसको कहते हैं विराम विधि। देखिए, जब बच्चे स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो उन्हें एक इंटरवल दिया जाता है, तो इंटरवल के बाद फिर उनकी क्लासेस होते हैं। इंटरवल में वो लंच करते हैं, खेलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, है ना। तो ये विराम विधि है। ठीक है, और अविराम का मतलब क्या है कि बिना किसी इंटरवल के, बिना किसी रुकावट के बच्चा लगातार पढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो एक तो पढ़ने का, अधिगम का, लर्निंग का तरीका ये होता है। नेक्स्ट है पूर्ण विधि और अंश विधि। पूर्ण विधि का मतलब क्या है कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी पार्ट को पूरा पढ़ना, लास्ट तक पढ़ते जाना। ठीक है, और उसको सीखना। एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया, उसको सीख लिया।
अंश विधि का मतलब है कि एक टॉपिक के अंदर उसके छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे कि मैंने अपनी इस वीडियो में बनाई हैं, ये मैंने इस यूनिट के 6 पार्ट्स बनाए हैं, तो मैंने ये अंश विधि का यूज इसमें किया है कि हम उस टॉपिक को पूरा ना पढ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो हमें अच्छे से समझ में आए और हम उसको इजीली पढ़ भी पाए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, ज्यादा चीज पढ़ने से इंसान बोर होने लगता है या पढ़ाई के प्रति नीरसता आती है, तो ये अंश विधि जो है उस चीज को खत्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट है साभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना। देखिए, साभिप्राय सीखने से मतलब ये है कि हम जब किसी मैटर को या किसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं, तो एक तो हम क्लास में पढ़ रहे हैं कि हम बीएड की कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो बीएड से रिलेटेड सारे विषयों को पढ़ेंगे, है ना, जितने भी बीएड में विषय आते हैं वो सारे पढ़ेंगे। और एक प्रासंगिक सीखना का मतलब ये है कि यदि हम जो बीएड में विषय पढ़ रहे हैं उसमें से भी कुछ विषयों का चयन ऐसा कर रहे हैं जो कि हमारी रुचि वाले हैं, ठीक है। जैसे कि बीएड कक्षाओं में साभिप्राय सीखना में हम उन विषयों को रख सकते हैं जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब जो 4-6 सब्जेक्ट जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी, जो कि सभी बच्चों को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो साभिप्राय सीखना में हम उन विषयों को रखेंगे और प्रासंगिक सीखना में वो सब्जेक्ट आ जाएंगे जिस स्ट्रीम से हम रिलेटेड हैं या जिस स्ट्रीम को हम करते हैं। जैसे साइंस वाले बच्चे अपने साइंस के सब्जेक्ट का चयन करेंगे, आर्ट्स वाले बच्चे अपने आर्ट्स के विषयों का चयन करेंगे और कॉमर्स वाले बच्चे अपने कॉमर्स के विषयों का चयन करेंगे। इसमें भी साइंस वाले बच्चों को भी ऑप्शन मिलते हैं कि वो बायो लेंगे, फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे। आर्ट्स वालों को भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी, होम साइंस वगैरह ये सारे विषय, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सॉरी एसएसटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, कि वो होम साइंस लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे। तो ये सारे जो हैं प्रासंगिक सीखना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स आपको कवर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम बहुत सारे हैं, लेकिन थार्नडाइक ने जो नियम दिए हैं उनको हम आज बता रहे हैं। देखिए, थार्नडाइक ने 1920 में सीखने के नियमों की व्याख्या की थी। इसमें सीखने के मुख्य नियम और सीखने के सहायक नियम। मुख्य नियमों में वो नियम आते हैं जो कि कॉमन नॉर्मल होते हैं, जो सभी के लिए होते हैं। सहायक नियम में जो नियम मुख्य नियमों की सहायता करते हैं, ऐसे नियम इसमें आते हैं। चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्य नियमों में है 3 नियम: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है। यानी जो भी चीज हम सीखते हैं तैयारी करके सीखते हैं, किसी चीज को करने के बाद सीखते हैं, प्रभाव से सीखते हैं। यानी जब हमने कोई काम किया, वो काम अच्छा हुआ तो हम उस काम को दोबारा करते हैं या बार बार दोहराते हैं। और यदि हमारे से कोई काम गलत हो जाता है तो हम उस कार्य को रोक देते हैं या उसको करना बंद कर देते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना। तो वो इफेक्ट का रूल होता है, इफेक्ट का लॉ होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। अभ्यास का नियम क्या है? जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपने एक कहावत सुनी भी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो वो अभ्यास के नियम से ही संबंधित कही जा सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से इंसान जो होता है वो किसी कार्य को अच्छे से कर पाता है, सीख जाता है, ठीक है। सीखने के सहायक नियम, इसमें है बहुअनुक्रिया नियम, जो कि अभ्यास के नियम के समान ही है। इसमें प्रयोज्य एक ही अनुक्रिया या एक ही चीज का अभ्यास न करके बार बार अलग अलग प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, जैसे कि इंसान की मनोवृत्ति होती है, जैसे कि उसकी योग्यता होती है, उसके द्वारा वो सीखता है। तत्व प्रबलता का नियम, जो हम सीख रहे हैं वो तत्व कितना प्रबल है या कितना सॉलिड है जिसे हम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है ये। अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, यानी कोई भी चीज हमें कैसी दिखाई दे रही है, हम उसको किस किस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है, हमारे अनुरूप है या नहीं। कई बार सीखने के लिए जो हमारे पास चीजें होती हैं वो हम जो सीखना चाहते हैं उसके अनुरूप नहीं होती हैं, तो सीखने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अब जैसे कि यूजीसी नेट में ही ले लीजिए, अगर यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए आप बीएड की बुक्स ले लेंगे मात्र, तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको यूजीसी नेट की ही बुक्स खरीदनी पड़ेंगी,
ठीक है, तो ये अनुरूपता को बताता है, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम यूट्यूब की क्लासेस में भी, अगर यूट्यूब की क्लासेस में अगर आप CTET की UGC नेट के लिए CTET की क्लासेस देख रहे हैं तो उससे आपका काम नहीं होने वाला, आपको UGC नेट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वही देखनी पड़ेंगी, ठीक है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, जब हम किसी चीज को सीखते हैं और उसके जैसे ही दूसरी चीज में उसका प्रयोग करते हैं, तो साहचर्य स्थानांतरण वही है कि किसी काम को सीखना और उसके जैसे ही दूसरे काम में उसका प्रयोग करना, स्थानांतरण करना है, ठीक है। इस काम से इसमें ट्रांसफर हो गया ये चीज, तो इसमें यही बताया जाता है जब हम एक सीखी हुई क्रिया को दूसरी चीज जगह पर यूज करते हैं या उसका स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अधिगम के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी, जिसमें से कुछ को, सभी को नहीं, लेकिन नाम मैं सोचती हूँ सभी को पता होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इवान पेट्रोविक पावलोव का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, कोहलर और कोफका का सिद्धांत है। वर्दीमन का सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत है, इनका पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। प्रबलन का सिद्धांत CL हल का है, हल का। अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत कर्ट लेविन का सिद्धांत है। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत एडवर्ड टॉलमन का सिद्धांत है। शाब्दिक अधिगम सिद्धांत ओसुबेल का सिद्धांत है। स्थानापन्न सिद्धांत एडविन गथरी का सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत है। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया है। अनुकरण द्वारा अधिगम हैग्रिड द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये अधिगम के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं यहाँ पर, जिनके बारे में हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।